हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है मेकी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तक हम लोगों की शायद 2 क्लास हो चुकी है एसएससी जीडी की, और आज तीसरी क्लास हम लोग कराने वाले हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा। ठीक, बट आप लोग एक काम किया करें, जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आए ना, आप उसे कमेंट जरूर किया करें, है ना, कमेंट जरूर किया करें। और वीडियो को लास्ट में वीडियो का फीडबैक भी जरूर कमेंट करें, उससे पता चलता है कि भाई वीडियो में क्या क्या कमियां हैं या कैसी आपको वीडियो लग रही है ना। उससे इंप्रूवमेंट करने में, वीडियो के अंदर पढ़ाने के तरीके में, ठीक, वीडियो क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में, इन सब में चेंज करने में बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, एक बच्चे का कमेंट आया था, सर माइक की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। असल में बेटे मैं बताता हूँ आपको कि वो माइक की प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ा पढ़ा के मेरा गला ही ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये पढ़ा पढ़ा के मेरा गला ही ऐसा है, माइक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो माइक को हम चेंज कर सकते हैं, अब गले को कैसे चेंज करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पे के 62% ऊंचाई तक चढ़ती है। अब एक चीज समझो, मैंने आपको कहा था कि सर कुछ स्थिति में 100 मेथड बहुत बढ़िया है और कुछ स्थिति में परसेंटेज मेथड बहुत, यानी कि फ्रैक्शन मेथड बहुत बढ़िया है। अब उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, कहां पर हम 100 मेथड लगाएं और कहां पर हम फ्रैक्शन मेथड लगाएं। तो अभी मैं परसेंटेज के अंदर बता रहा हूं केवल, ठीक, बाकी पूरी एक एक बात एकदम फ्रैक्शन की क्लियर कर दूंगा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है ना। अभी मैं फ्रैक्शन के अंदर रेशियो परसेंटेज चैप्टर के अंदर बता रहा हूं क्या, कि सर परसेंटेज चैप्टर के अंदर जब कभी भी आपको जो परसेंटेज है वो इस तरीके से दिखाई दे, कैसे, फ्रैक्शन के रूप में, जैसे 62 सही 1/2%, ठीक, फिर आगे देखें तो 12.5%, ऐसे परसेंटेज के रूप में आपको दिखाई दे, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाई दे, तो आप फ्रैक्शन मेथड की हेल्प लेना। अदरवाइज आप हमेशा 100 मेथड से करना, ठीक। कल मैंने बताया भी था कि सर फ्रैक्शन मेथड और 100 मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है इतना, ठीक है। जो फ्रैक्शन मेथड है या जो 100 मेथड है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक। एक सेकंड होना बस। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो फ्रैक्शन मेथड है या जो 100 मेथड है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, ठीक है ना। बस क्या है कि 100 मेथड में हम परसेंटेज बाद में कैलकुलेट करते हैं और फ्रैक्शन मेथड में हम परसेंटेज पहले ही कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है उसने, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से ही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है। अब ये 62 से ही 1/2% है, जैसे कि, ठीक, ये मिश्रित भिन्न है तो इसे हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। क्या बदलते हैं जी, 62 से ही 1/2, 62.5 को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 62.5 1/2 को हमने पढ़ा था क्या, 12 सही 1/2 गुना 5। तो ये 12 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/8 और गुना 5, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/8। क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके बाद अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5%, तो शेष ऊंचाई का 12.5% का मतलब हो गया, शेष ऊंचाई का 12.5% मतलब हो गया, शेष ऊंचाई का 12.5% मतलब हो गया 1/8। अब इससे हम दो चीजें कवर कर लेते हैं, क्या क्या। कभी कभी तो वो आपको डायरेक्ट ही कहेगा कि ऐसे मिश्रित भिन्न नहीं देगा, आपको क्या देगा, आपको डायरेक्ट क्या देगा, क्या, कि कोई एक मकड़ी है, टोटल ऊंचाई का 5/8 चढ़ती है, उसके पश्चात शेष ऊंचाई का 1/8 चढ़ती है, शेष का 1/8, शेष का 1/8 चढ़ती है, ठीक है ना।
तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, आप नीचे की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। एक तो ये हो गया कि आपको परसेंटेज दिया गया, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बहुत सी बार आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन ही मिल जाएगा। वो क्या देगा 5/8, 1/8, है ना। तो आपको क्या कर देना है, नीचे की मल्टीप्लाई कर देनी है। बट किस कंडीशन में, मल्टीप्लाई की कंडीशन ये है, जैसे अगर आपसे वो कहता है 5/8 छड़ दिया है और फिर कहता है शेष का 1/8, कहता है शेष का 1/8, तो उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करनी है। और यदि वो कहता कि 5/8, ठीक, फिर कह दे कुल का 1/8, मतलब शेष का ना कह के वो 5/8 हिस्सा कोमा 1/8 हिस्सा इस तरीके से कहता चला जाए, तब आपको एलसीएम लेना है। ठीक, अब बहुत सौ को लग रहा होगा सर हम तो अगर भूल गए तो गलत ना हो जाए क्वेश्चन। नहीं, गलत नहीं होगा। अगर आपने मल्टीप्लाई की जगह एलसीएम और एलसीएम की जगह मल्टीप्लाई ले लिया तब भी आपका आंसर सही ही होगा। ठीक, लेकिन कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं रहेगी जितनी आसान ऐसा करने से रहेगी। मतलब और दूसरे किसी भी मेथड से तो आसान ही रहेगी, बट जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। ठीक, कभी कभी 1-2 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग सकती है पॉइंट तो माने के साथ। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी ये कहे 5/8 और फिर कहे शेष का, तो नीचे की मल्टीप्लाई ले लो। क्या आएगी इसकी मल्टीप्लाई, और आप ये मान लें कि जो वो पोल है ना वो टोटल 64 मीटर का है, ऐसा मान लें आप। जो पोल है वो कितने मीटर का है, 64 मीटर का। अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सर जी, टोटल हाइट का 5/8, इसका 5/8 अगर हम निकालेंगे तो 8 से कट जाएगा 8 और 8×5 40, यानी कि पहले घंटे में वो 40 मीटर जा चुका। अगले घंटे में शेष कितना बचा सर, तो रिमेनिंग जो है वो 24 है, उसका 1/8, 24 का 1/8 मतलब 3 मीटर जा चुका। उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, शेष क्या बचा, उसके बाद शेष बचता है 43 हो चुका और शेष बचा 21। पहले यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को। अब उसने कहा है कि यदि पोल की 192 मीटर, उसने कह दिया यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में वो कितना चढ़ा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो उसने 192 दिया है टोटल वो अपने हिसाब से कितना है 64, एक का मान कितना आ जाएगा 3, तो दूसरे घंटे में कितना 3 और 3 का मान आ जाएगा 9 मिनट। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने दे दिया कि सर शुरुआत में 192 मीटर है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में वो आपको शेष देगा, वो कहेगा शेष 63 मीटर बचती है। अब भी पोल की ऊंचाई 63 मीटर बच गई, तब हम कह देंगे 21 का मान है 63, एक का मान है 3 और फिर जो पूछेगा उसका मान क्या है। ठीक है ना। चलिए कीजिए एक बार, कोई डाउट तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। हाँ जी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है, एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए जरा, कल कराया था ये कॉन्सेप्ट। देखिए सर, उसने कहा एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 से कम प्राप्त होती है। अब देखिए क्या इसमें कहीं परसेंटेज की बात हुई, नहीं हुई।
ठीक, तो अब आप यहाँ पर मतलब परसेंटेज क्या मिश्रित भिन्न के रूप में यूज हुआ? तो नहीं सर, परसेंटेज यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में यूज नहीं हुआ। तो आप फ्रैक्शन से मत करो इसे, आप किससे करें इसे? आप इसे करें 100 से। देखो कैसे, मान लीजिए कोई संख्या पहले 100 थी, हालांकि भी फ्रैक्शन से भी कराऊंगा मैं इसे, उसमें पहले 25% का इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब हो गया 125%। फिर उसमें 25% का डिक्रीमेंट हुआ, अच्छा पहले डिक्रीमेंट हुआ और फिर बढ़ाया, हालांकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे पहले इंक्रीमेंट करके बाद में डिक्रीमेंट कर दीजिए, या फिर पहले डिक्रीमेंट करके बाद में इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो यही तो चेंज होगा, 75/100 गुना 125/100, इसके जगह हो जाएगा 125/100 गुना 75/100, इतना ही तो होगा केवल। ठीक, चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 दिया 75, 25 चौका 100, बस और तो नहीं कट रहा है। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। 375/4, मतलब इसे कैलकुलेट करते हैं, 4 निम 36 बचा 1, 4 तिया 12 बचा ये, तो 0.75। पहले क्या थी संख्या? तो आज क्या है? 93.75 है ना, तो उसके हिसाब से कितनी कम? 8। हमारे हिसाब से कितनी कम? 6.25। 2.25 का मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4। ये याद रखना, मैं लिख देता हूं उधर। 0.25 की वैल्यू होती है 1/4, 0.5 की वैल्यू होती है 1/2, और 0.75 की वैल्यू होती है 3/4। ये याद रखना जब भी आए अपना। ऐसे ही 0.33 की वैल्यू होती है, कल फर्स्ट क्लास में ये थोड़ा मैंने आपको परसेंटेज में भी याद कराया था, है ना। चलिए, तो 6 चुक 24 और 1, ये आ जाएगा 25/4 की वैल्यू कितनी? 8। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 8 गुना 4/25 गुना, इसकी वैल्यू पूछी आपसे संख्या, तो संख्या क्या थी? 100, और कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4, 4 चौक 16 और 16 अट्ठे 144। अच्छा, 128, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना। चलिए, अब इसे मैं एक बात आपको फ्रैक्शन से भी करा देता हूं, है ना। देखिए, कोई संख्या में 25% घटाया गया, तो 25% का मतलब क्या होता है? तो सर 25% का मतलब होता है 1/4 घटाया, 25% बढ़ाया गया 1/4, फिर बढ़ा दिया। जैसे समझो, पहले संख्या क्या थी? 4, बट आज कितनी हो गई? 5, सॉरी 3। पहले संख्या क्या थी? 4, अब कितनी हो गई? 5। तो ये हो गया 4 चौक, यानी कि हम ये मान लेंगे पहले संख्या 16 थी और 5 दिया 15, अब संख्या 15 हो गई। ठीक, पहले संख्या क्या थी? 16, अब संख्या क्या हो गई? 15। उसने क्या कहा है? कितने की कमी हुई? 8 की। हमारे हिसाब से कितनी कमी हुई? 1 की। संख्या, मूल संख्या क्या थी? 16, तो 16 की वैल्यू क्या आ गई? 128। कराऊंगा मैं आपको दोनों तरीके से, है ना, जैसे भी आपको अपने हिसाब से स्वाद अनुसार सही लगे उतना नमक डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, ए बी वाला लग सकता है, उससे परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक। लेकिन आप ए बी का मेथड तभी लगाए जब आपसे परसेंटेज चेंज ही पूछा जाए, है ना। बाकी तो ये बढ़िया है या फिर ये बढ़िया है, कैसे भी कर सकते हैं, है ना। करें, आने दोनों मेथड है आप पे। चले आगे। लिखो जी, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं।
यदि इनमें 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होंगे। चलिए देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड क्या आता है, और आपका एक मेथड आता है वेन आरेख वाला मेथड, ठीक, और दूसरी आती है ट्रिक। तो मैं दोनों बता रहा हूं आपको, है ना। अब यहां पर ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आपका ज्यादा बेटर रहेगा 100 वाला मेथड, ठीक है ना। चलिए, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि इनमें 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं तो आप कैसे करेंगे। आप ये देखेंगे कि सर 60% तो हिंदी में पास हो गए, ठीक। उसने कहा है 60% हिंदी में पास हो गए और 45%। तो आप जब भी वेन आरेख बनाए ना, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है तो आप वेन आरेख हमेशा असफल का बनाए। इसका बनाए असफल हमेशा। अब सफल को असफल में कन्वर्ट करने का हमेशा एक फिक्स तरीका है कि आप 100 में से सफल को माइनस कर दीजिए, ठीक, वो कन्वर्ट हो जाएगा असफल के अंदर ऑटोमेटिक, ठीक। जैसे 60% हिंदी में सफल हुए तो आप इसे माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए 40% असफल हुए, ठीक है सर। आगे चलते हैं। उसने कहा 45% संस्कृत में सफल हुए तो असफल कितने हुए, 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55। उसने कहा 25% छात्र दोनों में सफल हुए, ठीक, 25% छात्र दोनों में सफल हुए तो आप इसे 50 इसे माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 75%, ठीक। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हो गए, है ना, उसने पूछ लिया। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो आप क्या करें, आप ये देखें कि अगर 40% डाटा यहां पर है और 75%, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया इसमें। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए देखो, इस तरीके से रहने देते हैं, ठीक, अपना ही मेथड लगाते हैं, कोई किताबी तरीका लगाते ही नहीं, ठीक। हमारा मेथड में कोई तरीका भी गड़बड़ हो कुछ सब मैनेज हो जाता है। ट्रिक देख लेते हैं, इस तरीके क्या है। इसकी ट्रिक है इंडिविजुअल का टोटल, यानी कि अकेले अकेले का योग, अकेले अकेले का योग माइनस बोथ, दोनों घटा दीजिए, दोनों वाला डाटा घटा दीजिए। देखो कैसे, अंग्रेजी में कितने, हिंदी में कितने, 60% पास है हिंदी में, ठीक है। 45% संस्कृत में पास है, संस्कृत में पास है ना, पास, और ये भी पास। डाटा सेम होना चाहिए, या तो सब कुछ पास का हो या सब कुछ फेल का हो, ठीक। इंडिविजुअल का टोटल कितना आया, 100, 105, बोथ माइनस, कितने माइनस कितने, 25। उसने कहा ना बोथ वाली बात जो उसने कही है वो कर देंगे हम माइनस। अच्छा, ये पास का डाटा, ये पास का डाटा, तो ये भी जो घटा रहे हैं वो भी पास का होगा, और जो आएगा वो भी सर पास का ही डाटा होगा। कितना, 80%। यानी कि उस कक्षा में जो पास हुए हैं वे हैं 80% छात्र। उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 80%। तो फेल होने वाले कितने हैं, तो फेल होने वाले हैं 20%। जब कभी भी आपके पास पास और फेल वाला कोई क्वेश्चन आए, आपके पास पास का या फेल का कोई क्वेश्चन आए, तो आप उसमें ट्रिक लगा सकते हैं इंडिविजुअल का टोटल और बोथ माइनस। लेकिन किसके लिए, केवल 2 सब्जेक्ट के लिए, 2 से ज्यादा के लिए हम वेन आरेख ही लगाएंगे हमेशा, ठीक है ना। कीजिए जरा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, चलिए कीजिए। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो प्रतियोगियों की कुल संख्या, तो प्रतियोगी को, इसमें कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल इसमें तो गड़बड़ है। परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी? चलिए, वैसे कुल संख्या बता नहीं पाएंगे हम इसमें, और मुझे एक बार देखना पड़ेगा कहीं क्वेश्चन गलत टाइप तो नहीं हो गया है। ठीक, तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि सर इसे काट के कुल संख्या को यहां से हटा देता हूं। ठीक, इसे यहां से हटा देते हैं और यहां पे लिख लेते हैं पास होने वालों की संख्या, पास परसेंटेज, कितने विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है ना, तो जिस आधार पे ये ऑप्शन भी यहाँ पर वैलिड नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ डाटा छुटा हुआ है। क्या छुटा हुआ है? जब तक आपको कोई ओरिजिनल वैल्यू ना दी जाए ना, तब तक आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक, तो या तो इसमें कुछ ओरिजिनल वैल्यू थी और वो बाय मिस्टेक टाइपिंग में वो परसेंटेज लग गया और ओरिजिनल वैल्यू से कन्वर्ट हो गया, है ना, तो हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 70% इंग्लिश में पास हो गए सर, 80% गणित में पास हो गए सर। ठीक, और दोनों विषयों में पहले तो इंडिविजुअल का टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा? 150। अब उसने आपको ये कहा है कि सर 10% जो छात्र है ना वो फेल है बोथ में, और मैंने अभी आपको बताया था अगर ये पास का डाटा है, पास का डाटा है, तो यहां पर भी डाटा पास वाला ही आएगा। अगर 10% फेल है तो पास कितने? 90%। इसका मतलब वहां पर पास कितने हो रहे हैं? 60% आंसर। ठीक है ना, कीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है जी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपके पास? एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र में से प्रत्येक ने कम से कम एक विषय का चयन किया, इसका मतलब है कम से कम एक का, वो कहना चाह रहा है कि एक का तो चयन किया ही है, दो का भी हो सकता है। ठीक है ना, चयन किया हो तो 40% छात्रों ने दोनों विषय लिया है, मतलब 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया है, तो कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या? देखो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही कुछ था, इसमें डाटा पूरा है, उसमें कुछ डाटा मिसिंग था। ठीक, देखिए उसने कहा एक कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित ली। यदि प्रत्येक छात्र में से प्रत्येक ने कम से कम एक का चयन किया हो, इसका मतलब है कि कोई भी विषय ना चुनने वाले 0%। भाई कोई भी विषय, उसने कहा है ना कि हर किसी ने कम से कम एक विषय जरूर लिया है, तो कोई पूछे तुम्हारे से कि कोई भी विषय न चुनने वाले कितने, तो सबने कुछ ना कुछ चयन किया है, तो 0%। तो चुने जाने वाले कितने? 100। तो उस कंडीशन में जो भी 100 से ऊपर का टोटल आएगा वो बोथ को दर्शाएगा, दोनों को दर्शाएगा। ठीक, 4 और 2 6, 7 और 4 11। अभी 116% आ गया, इसका मतलब है कि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, तभी तो वो 100 से ऊपर आ रहा है। एक विद्यार्थी 2 बार गिना गया होगा, तभी तो 100 से ऊपर आ रहा है, अदरवाइज तो 100 विद्यार्थी थे। ऐसे 16 विद्यार्थी 2 बार गिने गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 विषय लिए हैं, और 2 विषय लेने वाले उसने बताए हैं कितने हैं? 40। 1% की वैल्यू क्या आ गई?
40/16। क्या पूछा उसने आपसे? कुल कुल कितने हैं अपने हिसाब से? 100। तो ये कट जाएगा 4 से 10, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4, और 4 से कट जाएगा 25। तो यानी कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 250, 250। ठीक है जी, चलिए कीजिए। कहाँ से? हाँ भाई, उसने कहा है कि बायोलॉजी में तो 72% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब 72 कक्षा में 72% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली, और 44% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने गणित ली। 44% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने गणित ली। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल को टोटल बोथ माइनस करेंगे हम। तो इंडिविजुअल का टोटल करा तो 116 आया, बट इसमें कहीं पे भी इसने मेंशन नहीं करा कि सर जी कोई भी विद्यार्थी, मतलब वो कह देता 4 विद्यार्थी या 4% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी विषय नहीं लिया। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय लिया। इसका मतलब कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो इन दोनों विषयों में नहीं है। ठीक, और कम से कम एक का मतलब ये हो गया कि हर एक विद्यार्थी एक विषय के साथ साथ हो सकता है कि वो 2 भी ले ले। कम से कम एक, कम से कम एक तो कम से कम ले गई, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक, तो 116 आया। इस कंडीशन में जो 100 से ऊपर वाली कंडीशन आती है, 100 से ऊपर कितना है? 16। तो वो होता है आपका दोनों विषय वाले विद्यार्थी, यानी कि 16% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, और वो कितने आपको क्वेश्चन के अनुसार? 40। तो एक का वैल्यू कितनी आ गई? 40/16, और टोटल पूछा उसने तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है जी, चलिए। तो फिर 2 विषय वाला कोई होता ही ना, और जब होता ना तो वो डाटा क्यों देता भाई? चाहे दो विषय वाले हैं तभी तो वो आपको कह पा रहा है। अगर 100 ऊपर ही ना आता तो इसका मतलब दोनों विषय वाला कोई नहीं है, और इसमें कोई ना कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 विषय नहीं लिए, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने एक भी नहीं लिया। ठीक, जबकि उसने लाइन मेंशन की है क्या कि कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय ले ही रहा है हर कोई। ठीक, तो इसमें 100 तो आना ही आना है कम से कम। तो आया तो दोनों विषय वाले कोई नहीं, और 100 से ऊपर आया तो जो 100 से ऊपर है वे 2 विषय वाले हैं। ठीक, चलिए। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी एक विषय में तथा 42% प्रतियोगी दूसरे विषय में फेल हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 25% प्रतियोगी परीक्षा में 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हो तो कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में फेल हुए लेकिन दोनों में नहीं? ठीक, देखो तो समझना यहां पर बड़े ध्यान से। उसने कहा है भाई हम इंडिविजुअल से क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल का टोटल बोथ माइनस। ठीक, लेकिन उसने कहा है कि सर हमें केवल ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो किसी एक परीक्षा में फेल हुए हो लेकिन दोनों में नहीं। तो इसके लिए हम लेंगे वेन आरेख की हेल्प। ठीक, देखिए सर, 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले विषय में फेल हो गए, और 42% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, जबकि 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, है ना? अब समझो यहां पर, यानी कि इस पूरे 35 की वैल्यू है आपकी एक विषय की, लेकिन उसमें तो पहले से क्या आ चुका? 15। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा आपका 20%। लेकिन ये 20% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल केवल और केवल एक विषय में, और एक विषय कौन सा? पहले विषय में फेल हुए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो जी 42 में से 15% यहां पर हो चुके हैं। कितने हो चुके? 15% पहले इस सर्कल के अंदर है, तो बचा कितना है? 27। तो यानी कि 27%, तो बचा कितना है? 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल दूसरे विषय में फेल है। कहें तो एक ही विषय में फेल है, और कौन सा विषय है वो? दूसरा। ठीक, अब उसने पूछा है कि यदि 2500 प्रत्याशियों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया हो, कितनों ने? 2500 छात्र ने।
वहां पर पार्टिसिपेट किया हो, ठीक, तो 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हो, तो कितने प्रतियोगी किसी परीक्षा में फेल हुए हो लेकिन दोनों में नहीं? तो किसी एक परीक्षा में फेल होने वाले एक तो ये हो गए 20%, एक ही हो गए 27%, तो कितना आ गया आपका 47%। ठीक, ये वे हैं जो एक ही विषय में फेल हुए हैं, ये वे हैं जो केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं बट दोनों में नहीं। ठीक, तो ऐसे कितने बैठे टोटल? 47%। कैलकुलेट कर देते हैं, 25 सत्ते 175, बचा कितना है? 17। ठीक, 25 चौका 100 और 17 कितना हो जाएगा? 117, तो आंसर आ जाएगा 1100। समझ में आई बात? ठीक, कीजिए जरा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे या जो लेवल है, हर क्वेश्चन को यहाँ पर बड़े समझ और बूझ के अनुसार, पिछले क्वेश्चनों के एनालाइज के अनुसार यहाँ पर कराने का पूरा पूरा प्रयास रखा जा रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे आप। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। अगर आपको कोई एक परीक्षा है वो पास करनी है तो 40% अंक आपके होने चाहिए। एक प्रतियोगी का 22 अंक, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंक से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? वो कह रहा है कि जो परीक्षा है उसमें मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितने हैं? चलिए देखते हैं। देखिए सर, समझना है यहाँ पर। उसने कहा एक परीक्षा को यदि आपको पास करना है, कोई एक परीक्षा है, यदि वो आपको पास करनी है तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, 40% अंक होने चाहिए, तभी आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। ठीक है, एक प्रतियोगी को ठीक कितने अंक मिले? 220 अंक मिले, लेकिन सर वो 220 अंक प्राप्त करके भी फेल हो गया। कितने से? यानी कि अगर उसे पास होना होता तो उसे 240 अंक चाहिए। कितने चाहिए? और अगर परसेंटेज के आधार पर देखें तो सर परसेंटेज के आधार पर कितने अंक चाहिए? 40। तो मैं कह दूं पास होने के लिए अगर अंक की बात की जाए तो 240 और परसेंटेज की बात की जाए तो 40। तो 40% का मतलब 240, 1% का मतलब आ जाएगा आपका कितना? 6। एक का मतलब कितना आ जाएगा? 6। ठीक है ना? अब उसने क्या कहा है, तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो सर अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स के लिए तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। कितनी आ जाएगी ये? 600। बताइए बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? कीजिए। चलिए जी अगला देखते हैं। किसी प्रतियोगी ने को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा भाई, वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है ना, अपने सभी ग्रुप में। ठीक है, अपने जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा एफर्ट आपका भी बनता है। ठीक, बिना दक्षिणा ज्ञान नहीं, ना तो हो गए, बिना दक्षिणा ज्ञान नहीं। ठीक, इसी वजह से राजा महाराजाओं से बताओ कोई पैसे लेगा? ठीक, लेकिन वे भी किसे दिया करते थे पैसे? पैसे के रूप में कुछ भी दक्षिणा दिया करते थे। किसे? गुरु को। ठीक, तो आप, मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे दे, आप दक्षिणा दे। दक्षिणा मतलब आप बस वीडियो को शेयर करें, बिना दक्षिणा ज्ञान नहीं। ठीक, जितने भी स्टूडेंट, या आप देखना अपनी क्लास के अंदर ये बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट जो है ना टीचर की दक्षिणा नहीं देते, ठीक, वे चाहे कितने भी होशियार हो, ठीक, वो चाहे टेस्ट में कितने भी नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन फाइनल डे, जिस दिन पेपर देने बैठते हैं,
उनकी हालत हो जाती है करण वाली, उनका ज्ञान उठ जाता है। ठीक, इसी वजह कहा गया क्या, बिना दक्षिणा ज्ञान नहीं। ठीक, किसी प्रतियोगी का एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। अब समझिए आप, किसी एक प्रतियोगी को कितना 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से असफल हो गया, यानी कि जितने अंक चाहिए थे ना, मान लीजिए अगर उसे स्टार, ये वो अंक है स्टार, जिन पर अगर वो पहुंचता, जितने अंक यदि वो प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसे इससे 30 अंक कम मिले। तीस अंक कम मिले क्योंकि वो फेल हो गया, कहा उसने। और जबकि दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक मिले और वह उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने? 42 अधिक, उत्तीर्णांकों से 42 अधिक। अब एक चीज बताइए, अगर हम परसेंटेज के आधार पर इनका गैप देखें तो सर परसेंटेज के आधार पर तो दूसरे व्यक्ति को 12% ज्यादा मिला, लेकिन अगर यहां अंकों के आधार पर देखें तो ये 12 नहीं है सर, 30 का तो गैप ये है और 42 का गैप ये है। ठीक, तो कितना हुआ? 72। तो 12% मतलब 72, 1% मतलब, बताइए यहां पर कोई दिक्कत किसी को? 1% मतलब 6। ठीक, आगे देखते हैं क्या पूछा उसने। उसने कहा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो सर जिस व्यक्ति को 20% मिले उसे क्या मैं कह सकता हूं 120 अंक मिले होंगे, 120 अंक मिले होंगे, और फेल हो गया वो 30 से, यानी कि अगर उसे 30 मार्क्स और मिल जाते तो पप्पू पास हो जाता। यानी कि 150 अंक मिल जाते तो पप्पू पास हो जाता। पप्पू पास हो गया 150 में। ठीक, लेकिन उसने आपसे अंक नहीं पूछे, उसने पूछा प्रतिशत कितना है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी प्रतिशत पूछे तो जिस चीज की वैल्यू, जिस चीज का प्रतिशत पूछता है वो ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है वो अपोन में। जैसे सर 150 अंक पर पास हो रहा है, कितने में से? कितने में से? टोटल में से। 1% की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू 6 गुना 100% के लिए इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। 25 का 150, यानी कि अगर परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो 25% अंक आपके लिए अनिवार्य है। क्लियर इतनी बात? दूसरी बात समझो अब ध्यान से, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को, अगर परसेंटेज आपसे पूछ ली जाए और आप चाहें तो बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, वो समझिए। आप सीधा समझिए, पहले तो ये देखिए, एक चीज देखिए आप, अगर दोनों के अंक, यदि दोनों विद्यार्थियों के अंक आपको फेल और फेल के रूप में दे दिए जाए, या पास और पास, पहले के भी फेल दे दे दूसरे के फेल दे दे, या पहले के भी पास दे दे दूसरे के पास दे दे, तो उनका गैप तो हमेशा घटा कर आएगा। सेम सेम वैल्यू का गैप हमेशा घटा कर आता है, चाहे फिर वो कुछ ही हो, चाहे टाइम एंड वर्क के अंदर लेट अर्ली वाला क्वेश्चन हो और चाहे यहाँ पर फेल और पास वाला क्वेश्चन हो। सेम ऐसे ही अगर फेल के साथ पास का परसेंटेज दे दे, वैल्यू दे दे, या फिर पास के साथ फेल की बात कर दे, ठीक, तो ये जो गैप आता है वो जोड़ कर आता है। जैसे यहां पर किया है 30%, 30 अंकों से फेल हो गया और 42 अंकों से पास हो गया, तो ये गैप कैसा आया? जोड़। ठीक, बाकी अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हैं। किस तरीके से, वो देखिए, एक को मिले 20%, एक को मिले 32%, परसेंटेज का गैप कितना हो गया? 12। एक को मिले 30 कम, एक को मिले 42 ज्यादा, तो नंबरों का गैप कितना हो गया? 72। एक का मान 6%, मतलब 1% का मतलब 6 अंक। अब इसे उल्टा देखिए आप, ये 6 अंक का मतलब 1%, उल्टा देखिए क्वेश्चन को, 6 अंक का मतलब 1%। पहले वाला कितने अंकों से फेल हुआ? 30। एक 6 अंक का मतलब 1%, 30 अंक का मतलब 5%। इसका मतलब उसे 30 कम अंक मिले, ये कहते हैं पास होने के लिए 5% कम मिले, तो उसे 5% और मिल जाते तो पप्पू पास हो जाता। तो कितने पे पास हो जाता पप्पू? 25 पर। ठीक, तो पप्पू पास हो गया। ठीक है, चलिए कीजिए स्क्रीनशॉट और आगे।
अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, चलिए देखते हैं। पहले बेसिक से करा देता हूं, पहले बेसिक देख लें इसका, और बस बेसिक ही देखते हैं क्योंकि अभी तक मैंने आपको मिश्रण एलिगेशन नहीं कराया। ठीक, तो चाहे आप याद रखें या भूल जाएं, मैं मिश्रण एलिगेशन में इस क्वेश्चन को आप मिश्रण एलिगेशन की ट्रिक से अपने आप करा दूंगा, बेफिक्र रहना। वहां पर ये क्वेश्चन दोबारा से ऐड कर लूंगा। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्च है वो 75% है। इसका मतलब हुआ कि सर उसकी जो बचत है वो कितनी है? 25% है। उसका खर्च कितना है? 75%। उसकी बचत कितनी है? 25%। ठीक, तो उसकी आय कितनी है? 100%। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस कारण ये 3:1:4, कोई 3 और 1 4 हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात, उसने कहा यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, जो उसकी इनकम है उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए और खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, और उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ा दिया जाए। आय कितनी बढ़ा दे? 20%, और खर्च कितना बढ़ा दे? 10%। बिल्कुल, तो क्या है कि यदि आप कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं, यदि आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं, तो जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो किसका? किसी अनुपात का, तो आप अनुपात को 100 के मल्टीपल में चेंज कर लीजिए। ठीक, इसका मतलब 300 का 10% कितना हो गया? 30। तो आज उसका खर्चा हो गया 330 का। इसका मतलब 400 का 20% कितना हो गया? 80। तो ये हो गया आपका 480। यहां पर कोई दिक्कत किसी को? ठीक भाई, 330 की वृद्धि तो खर्च हो गया 330। आय कितनी थी? 40, सॉरी 400। 20% का इंक्रीमेंट मतलब 80, तो आय हो जाएगी 480। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। बचत की बात करें तो बचत कितनी होगी तो घटाकर निकाल लेंगे। 480 आय में से 330 का खर्च माइनस कर दें तो उसकी बचत आ जाएगी 150। कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर? 50 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पर हुआ सर? 100 पर हुआ, गुना 100% के लिए। तो ये कट जाएगा इससे और ये आ जाएगा आपका 50%। ठीक है जी, चलिए कीजिए जरा, कीजिए सर। अगला देखते हैं। क्या बताइए, बताओ क्या गलत लग रहा है? जो 150 हो गया ना, तो उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे इसमें ये पूछा है कि सर उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। नहीं, बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो पहले कितनी थी बचत? 100। आज कितनी है? 150। तो वृद्धि कितनी की हुई? 50 की। और वृद्धि या कमी हमेशा मूल स्थिति पे कैलकुलेट होती है, और इसकी मूल स्थिति क्या थी? तो सर इसकी मूल स्थिति थी 150 की, सॉरी 100 की, है ना? मूल स्थिति क्या थी? 100 वाली। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, गौरव सर का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उनका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उनका वेतन कितना? 14% बढ़ जाता है और उनका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सिमिलर इसके जैसा करते हैं सर। देखिए सर, उसने कहा है कि गौरव सर का मासिक वेतन 13,500 रुपए है। सर जो वेतन है वो 13,500 है और उनका मासिक खर्च
कितना है 9,000 और उनकी बचत घटाएंगे 4500। अनुपात बना दे इसका, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। उसने कहा है मासिक वेतन इतना, अगले वर्ष वेतन में 14% की वृद्धि हो जाए। वेतन कितना बढ़ जाए सर? 14%। और उनका खर्च 7% बढ़ जाए। खर्च बढ़ जाए सर कितना? 7%। तो उनकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उनकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत में बचत कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं सर। 100 का मल्टीपल कर ले। जब भी अनुपात में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप उसे 100 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो 300 का 14%, 14 तिया 42, यानी कि 342, 7 दूनी 14, तो 214। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो रही है। ठीक, 12 में से 4 गए 8। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, देखो एक तरीका और भी है इंक्रीमेंट का, कि सर उसके 42 रुपए बढ़े जिसमें से उसने 14 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी बचा लिए कितने? 28। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी 128 ही आएगा, घटा लेना चाहिए। तो आप इसे बिना जोड़े भी डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। इतना कि सर यहां पर 42 रुपए से फालतू मिले, जिस वजह से उसने 14 रुपए फालतू खर्च किए, तो बाकी 28 रुपए उसने फालतू बचा लिए। ठीक, चलिए, क्या पूछा उसने आपसे? उसने पूछा है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सर उसका वेतन कितना इंक्रीज कर गया है? 28। किस पर? किस पर? बचत, यानी कि 100 पर, गुना 100% के लिए ये आ जाएगा आपका 28%। ठीक है सर, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में चावल, मछली और तेल का व्यय 12%, 17% और 12:17:3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो इन वस्तुओं का पर किए जाने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए सर, एक परिवार में चावल, मछली और तेल, चावल, मछली और तेल, तेल में होने वाला खर्च 12:17:3 के अनुपात में है। यदि वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20%, आगे कितना है? आगे है आपका 30% और 50% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, 20%, 30% और 50% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो इन वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक, तो मैंने कहा जब भी आपको अनुपात का प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो आप यहां पर 100 की बात, 100 के मल्टीपल की बात करेंगे, मतलब 1200, 1700 और 300, 1200, 1700 और 300। तो 1200 का 20% मतलब 240, 1700 का 30% मतलब 510, 300 का 50% मतलब 150। तो सर टोटल कितना इंक्रीमेंट हो गया? ये टोटल इंक्रीमेंट ही तो है, 240, 200, 500, 700, 701, 800, 850, 860, 900। तो सर टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 900 का। लेकिन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं वो इनिशियल वैल्यू पर होते हैं, यानी कितने पर? इस पूरे टोटल यानी कि 3200 पर, गुना 100% के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी,
ठीक, और इसे कैलकुलेट करेंगे, किससे कटेगा, बस ऐसे ही काट लेते हैं, इसे 4 से काट लेते हैं। 4 अठे 32, 4 से कट जाएगा 25, 25 निम्मा 225 बटे 8। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 बचा 6, 8 अठी 64 बचा 1, 28 से ही 1/8% आपका आंसर है। चेक कीजिए, ठीक है ना। बताओ कोई कंफ्यूजन किसी को, कीजिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 1950 में बच जाते हैं, तो विक्रम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो विक्रम का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, बस यहीं तक रखते हैं आज। इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे हम कल से। और आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बस शेयर करना है। ध्यान रखना, बिना दक्षिणा ज्ञान नहीं, और दक्षिणा का रूप जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, दक्षिणा का रूप कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल को। और कल संडे रहेगा शायद, है ना। तो कल तो क्लास नहीं आएगी, मंडे को आएगी क्लास। ठीक है ना। चलिए तो फिर जय हिंद, जय भारत।